व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स? बेटा ट्राइग्लिसराइड्स का मेन फंक्शन होता है, एक्चुअली दो मेन फंक्शन होता है। वन इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। क्यों, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। ट्राइग्लिसराइड्स बेटा कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। अब बेटा एडिपोज टिश्यू का जिसे कहना चाहिए स्पेस लिमिटेड है, दैट स्पेस फॉर एडिपोज टिश्यू इज लिमिटेड। हमारी कोशिश ये होती है कि उस लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखी जा सके, ताकि व्हेन टाइम कम्स हमारे पास एक बेटर एनर्जी स्टोर हो, एक ज़्यादा एनर्जी का स्टोर हो। अब अगर आप मान लो 100 कैलोरीज, फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज बेटा स्टोर करके रखना चाहते हो, तो स्टार्च में, ग्लाइकोजन में या इवन फ्री ग्लूकोज में भी बेटा हो सकता है वो इतनी जगह ले, दिस मच। लेकिन बेटा जब वो एज ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होते हैं तो दे कंज्यूम एटलीस्ट जस्ट दिस मच। तो यानी कि कम स्पेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंटली स्टोर की जा सकती है। दैट इज़ वन मोर एडवांटेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, अब बेटा ट्राइग्लिसराइड्स बनते कैसे हैं? जितना भी आप एक्सेस फूड लेते हो, लेट अस से आपकी मान लो अभी लंच के बाद से रात के डिनर तक 800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 800 कैलोरीज। लेकिन आपने मान लो जो डिनर लंच किया दैट इज 1000 कैलोरीज। कितना? 1000 कैलोरीज। तो बेटा दैट एक्सेस 200 इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जो भी है, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड विल बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, इन एडिपोज टिश्यू। दूसरा बेटा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता रहता है तो इससे एक चीज़ ये होती है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बेटा फ्लक्चुएट नहीं होता, कांस्टेंट रहता। क्या रहता है? एक होम्योस्टैटिक रेंज में रहता है। इट स्टेज ना होम्योस्टैटिक रेंज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाएगा तो बेटा वो डायबिटीज़ नहीं हो जाएगी, दैट वुड कॉज डायबिटीज़। ठीक। दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स बेटा कहाँ स्टोर्ड है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। ट्राइग्लिसराइड्स का बेटा यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, पता है कब? सोचो, किसी एक पैथोलॉजी में बहुत बढ़ जाता है, एक्चुअली एक नहीं 2 पैथोलॉजीज में बहुत यूटिलाइजेशन उसका बढ़ जाता है, ब्लड में लेवल बहुत बढ़ जाता है। सोचो, बहुत कॉमन है। ठीक बोला बेटा तुमने, बोलो बोलो, ठीक बोला, बोलो, हाँ बोलो, ठीक बोला, यस, हाँ। डायबिटीज क्यों? सोचो, अप्लाई बेसिक कॉमन सेंस बेटा। डायबिटीज में एक्चुअली में क्या हो रहा था? द बॉडी वॉज नॉट एबल टू पुश ग्लूकोज इनटू द सेल। व्हाई? बिकॉज आइदर ऑफ डिफेक्टिव इंसुलिन सिंथेसिस, और जिसमें ज्यादातर रीजन होता है डिफेक्टिव ग्लूट रिसेप्टर्स, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं, इस वजह से। ठीक। अब जब ग्लूकोज नहीं जा रहा है अंदर तो इसका मतलब क्या है बेटा? सेल जो है उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, इट इज स्टार्विंग फॉर एनर्जी। तो जब बेटा ग्लूकोज नहीं होता अवेलेबल सेल्स के लिए फॉर जनरेटिंग एनर्जी, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होता है? दैट इज लिपिड्स इन फॉर्म्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तब बेटा उनको तोड़ा जाएगा और उनको सेल के अंदर इजीली भेजा जा सकता है। उसमें कोई प्रॉपर रिसेप्टर नहीं होता, इट्स अ फ्री फ्लो, वो अंदर जा सकता है आसानी से फॉर यूटिलाइजेशन। अंडरस्टूड? डायबिटीज में एक दिक्कत और हो जाती है, जो एक्सेस ग्लूकोज बेटा बाहर ब्लड में पड़ा हुआ है ना, जो अंदर नहीं जा पा रहा, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा, इवन दैट इज ऑल्सो नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉट ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स, फैटी एसिड्स। ओके, और फिर वो एस्टरीफाई होके बेटा स्टोर हो जाते हैं एज ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू। तो यानी कि डायबिटीज में बेटा एडिपोज टिश्यू में बहुत सारा लिपिड आ भी रहा है और वहां से बहुत सारा जा भी रहा है, दैट साइकिल स्पीड्स अप। ओके, इसलिए बेटा डायबिटीज जिनको होती है उनका ट्राइग्लिसराइड बहुत एलिवेटेड होता है। किसी की फैमिली में है कोई, जैसे मदर फादर को डायबिटिक है,
बेटा उनकी ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल भी होती होगी टाइम टू टाइम, देखा उनकी ट्राइग्लिसराइड आज जाके देखना, कोई पुरानी रिपोर्ट हो, एलिवेटेड मिलेगी आपको, टीजी लेवल बेटा एलिवेटेड होगा उनका, देखना ट्राइग्लिसराइड लेवल वुड बी एलिवेटेड, इसी वजह से जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड। एक चीज और बताते हैं, लास्ट टाइम हमने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट किया था, याद है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता था बेटा, ये जगह जगह से ट्राइग्लिसराइड लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है लाके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करता था, और कुछ हद तक लीवर में भी, थोड़ा सा लीवर में, मेजॉरिटी एडिपोज टिश्यू में। इसके उल्टा चलता है बेटा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। कौन सा कोलेस्ट्रॉल बेटा, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल? लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज ओनली। चलो हम डायबिटीज का ही केस लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे सिर्फ काफ मसल्स में ग्लूकोज जाना बंद हो गया डायबिटीज में, या मेरे हाथ की मसल्स में। बेटा ग्लूट रिसेप्टर्स अगर डिफेक्टिव होंगे तो थ्रू आउट डिफेक्टिव होंगे, बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स वोंट बी एबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज प्रॉपरली। तो यानी कि बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स में हमें ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड्स भेजने पड़ेंगे। कहां से? एडिपोज टिश्यू से। कहां से? एडिपोज टिश्यू से। तो बेटा उस केस में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी डिमांड्स ट्राइग्लिसराइड्स, बॉडी डिमांड्स लिपिड्स। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो दूसरा एनर्जी सोर्स क्या? यही है। तो इसलिए एडिपोज टिश्यू से जहां पे ये स्टोर्ड है वहां पे इनको आगे ट्रांसफर किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। याद रखना बेटा एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, दीज आर ऑल फॉर्म्ड इन लिवर। कहां पे? एंड दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया था जब एथेरोस्क्लेरोसिस की क्लास हो रही थी, पर्सन हु आर डायबिटिक, कौन से? डायबिटिक, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके दो रीजन थे। पहला बेटा एक तो उसमें ब्लड में ही उसके कोलेस्ट्रॉल और टीजी ज्यादा है, ठीक। दूसरा उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि उसकी बॉडी में बेटा ट्रांसपोर्ट चाहिए, ज्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैट्स का, लिपिड्स का, टीजीज का, क्योंकि ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा। समझ आई बात? दैट्स व्हाई। चलो अब प्रिंसिपल देखता बेटा इसका। प्रिंसिपल डिफिकल्ट है इसका, ठीक है। स्टेप 1, बेटा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। क्या वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज? बेटा ये एक ही है, ठीक है। इसको अलग अलग करके मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने ऊपर नीचे करके लिखा। Make one big arrow and write down lipoprotein lipase. Okay. Triglyceride बेटा किसमें टूटेंगे? When lipoprotein lipase will act on it. किसमें? 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 हाँ, फैटी, फ्री फैटी एसिड्स एंड, इसका मतलब क्या है बेटा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड बेटा, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। दैट एस्टर बॉन्ड विल बी ब्रोकन नाउ। तो क्या मिलेगा हमें? FFA represents free fatty acid, okay, short form, free fatty acids plus glycerol plus, next step देखो बेटा, कौन सा एंजाइम लगना चाहिए बेटा यहाँ पे? बोलो। यस, गुड गुड। पर कौन सा काइनेस? यस, एक्सीलेंट। whenever ATP is involved, ATP is involved, we always utilize a kinase, we always utilize a काइनेज। अब बेटा एटीपी है किसके साथ? देखो रिएक्शन में ग्लिसरॉल के साथ है, तो बेटा ग्लिसरॉल काइनेज। कौन सा? ग्लिसरॉल काइनेज।
बेटा दिस इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, दिस इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म क्योंकि वो नीचे लिखा नहीं जा रहा। ओके, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसको पूरा लिखना बेटा। प्लस एडीपी, प्लस एडीपी। बेटा वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो एटीपी से निकला है दैट इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड एट थर्ड पोजीशन इन ग्लिसरॉल, तभी बना बेटा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अंडरस्टूड? ये अभी आधा हुआ, इसमें किसी को डाउट अभी तक? नाउ नेक्स्ट, क्या है बेटा ये? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन प्लस, क्योंकि आपकी क्यूएट बेटा है तो ऊपर नहीं, तो ऑक्सीजन तो उसे मिल ही रहा है, तो एटमॉस्फेयर में ही है। एंजाइम क्या है बेटा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडेज। कौन सा? ऑक्सीडेज। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? सोचो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडेज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडेज, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, ग्लिसरॉल में कौन सा ग्रुप होता है? विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल? बोलो। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा ग्रुप बनता है? सिंपल क्लास 10th केमिस्ट्री। यस, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लेकिन एक चीज देखो यहां पे, बेटा कुछ कुछ ये स्ट्रक्चर है, 2 फ्री अल्कोहल ग्रुप्स है हमारे पास। बेटा इधर इधर ध्यान इधर दो, ठीक है? हमारे पास 2 अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है? कितने हैं? 2। इस एंजाइम से, इस रिएक्शन से बेटा दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। अभी किसी ने यहाँ पे बोला था दैट अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, टू, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करते हैं यहां पे। हो गया बेटा? 2 एल्डिहाइड ग्रुप बन गए, 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड नाउ, दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। एडजॉइनिंग कार्बन्स पे, एडजॉइनिंग, बेटा 2 एल्डिहाइड ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, दे आर नेवर स्टेबल, दे आर नेवर स्टेबल। पता क्यों नहीं होते? ये देखो, क्या है? क्या है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बनते ही तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, अ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली, इसीलिए बेटा बहुत अनस्टेबल होता है। क्या बचा यहां पे? सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बचा। क्या बचा? फॉर्मिंग अ कीटोन, फॉर्मिंग अ कीटोन, एक सेकेंडरी कीटोन बेटा बन जाएगा। तो यहां पे एंड प्रोडक्ट पता क्या होगा? What would be the end product here in the third step? Dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate, ये बनेगा जो एंड प्रोडक्ट होगा, ठीक है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन मजे की बात पता क्या है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इट्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट। जैसे यूरिक एसिड में पढ़ा था ना बेटा, एलेंटोइन, कोलेस्टेरॉल में पढ़ा था आपने कोलेस्टेनॉन, बिना मतलब की चीजें थी, ये भी बिना मतलब का है बेटा। मेन पता क्या मिलेगा?
टडा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये है हमारे मतलब की चीज। और अब समझ आया लास्ट स्टेप किधर जा रहा है? समझ आया क्या होगा लास्ट स्टेप? बोलो। यस, लिख लो। H2O2 will react with 4 amino antipyrine in presence of phenolic compounds to form a reddish pink complex. Reddish pink complex, intensity of which is directly proportional to amount of triglyceride present in the sample. तो बेटा 4 स्टेप रिएक्शन है, इट्स अ 4 स्टेप रिएक्शन। ओके, समझ आया? इट्स अ 4 स्टेप रिएक्शन। थोड़ा प्रिंसिपल याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी। सुना? आया समझ में? नेक्स्ट इज प्रोसीजर। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में बेटा बाकी 2 बैचेस दे प्रेफर टू परफॉर्म ऑन सेमी ऑटो एनालाइजर। आप लोग चाहते हैं तो आप सेमी ऑटो पे कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कोलोरीमीटर पे कर सकते हैं, एज यू फील गुड। सेमी ऑटो ईजी है, ये जल्दी हो जाता है, इसलिए जल्दी हो जाता है। जाओगे नहीं जल्दी? हो जाएगा, जाओगे नहीं। ठीक है, सेमी ऑटो। Why I am asking these 2 things? Because it is a end point reaction. It is a end point reaction. आप कोलोरीमीटर में करो, सेमी ऑटो में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। It is a end point reaction. फर्क वहाँ पड़ता है बेटा जब वो रिएक्शन जो होती है ना प्रोसीजर पे। हाँ, प्रोसीजर सेमी ऑटो में होगा बेटा तो एक ही मशीन प्रोग्राम्ड है, ठीक है, एक ही बनाना टेस्ट इन ग्रुप ऑफ 4। ओके, ब्लैंक से स्टैंडर्ड से पूरा 0 इज सेट, द कैलिब्रेशन इज देयर, और सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज भी असाइंड है। चलो देखते हैं ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट कैसे बनता है। Please no murmuring sound, especially girls. सबसे पहले बेटा हम डालेंगे वर्किंग रिएजेंट। क्या डालेंगे? वर्किंग रिएजेंट। बताने की जरूरत नहीं वर्किंग रिएजेंट कैसे बनता है। 60 ml ऑफ L1 प्लस 15 ml ऑफ L2। वर्किंग रिएजेंट बेटा ब्लैंक में होगा 1000 माइक्रोलीटर, स्टैंडर्ड में होगा 1000 माइक्रोलीटर, और टेस्ट में होगा बेटा 1000 माइक्रोलीटर। ओके बेटा, आर यू ऑल राइट? तबीयत ठीक है आपकी? ओके, वर्किंग रिएजेंट। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। किस में लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर इज poured in 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। स्टैंडर्ड में नहीं, टेस्ट में नहीं। देन विल पुट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, विल पुट। एक बात बताइए, अगर ये मान लीजिए कोलोरीमीटर में करने को आए तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए किसी को डिफिकल्टी तो नहीं होगी ना कोलोरीमीटर में करने बेटा? नहीं ना? कर लोगी बेटा कोलोरीमीटर पे, क्योंकि ये एंड पॉइंट है ना, दिस इज अ एंड पॉइंट रिएक्शन। बेटा पेपर तो यूनिवर्सिटी से आता है, उस दिन खोलेंगे तो हमें भी उसी दिन ही देखने को मिलेगा कि क्या करवाना चाह रहे हैं वो। तो जितने एंड पॉइंट वाले होते हैं ना, दे कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सेमी ऑटो ऑल्सो, बट प्रेफर किया जाता है कोलोरीमीटर पे हो। काइनेटिक वाले तो भैया उसी पे होंगे, सेमी ऑटो पे। ब्लैंक में कुछ नहीं डलेगा, स्टैंडर्ड में आपका डलेगा 10 माइक्रोलीटर, और टेस्ट में भी कुछ नहीं डलेगा। आफ्टर दैट योर सैंपल, ब्लैंक में नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं, टेस्ट में आपका होगा 10 माइक्रोलीटर्स। ओके,
इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 मिनट्स। कितना? 10 मिनट्स। बेटा प्रोसीजर से पहले आपने प्रिंसिपल लिखा ना, प्रिंसिपल में चार एंजाइम्स है, ठीक है? 4। कितने? नाम बोलो सब। पहली रिएक्शन में क्या था? दूसरा क्या? हाँ, ग्लाइसरॉल काइनेज। हाँ, तीसरा? चौथी रिएक्शन में क्या लगेगा? पेरोक्सिडेज। आपको एक बात बताते हैं, ये परसों हमें ऑब्जर्वेशन पता चली। ऑल दीज 4 एंजाइम्स इंक्लूडिंग ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स, एटीपी से लेके आपका ग्लाइसरॉल से लेके सब चीज़ उसी एक बॉटल में है, जिसको हम वर्किंग रिएजेंट बोल रहे हैं, ठीक है? अब क्या होता है, एडवाइस ये किया जाता है दैट मेजॉरिटी ऑफ दीज आर टू बी केप्ट बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 2 to 8। अब वो कंडीशन बेटा लैब में तो मीट हो जाती है, इट कैन नॉट बी मेट प्रॉपरली इन अ क्लिनिकल, नॉट क्लिनिकल, जैसे कहते हैं स्किल लैब जो होती है, जहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है। अभी तक ये एबेरेशन कहीं आई नहीं थी। बहुत सारे थे, मेजॉरिटी थे बेटा जो 2 से 8 में रखने थे, लेकिन आप लोग 2-2 घंटे बाहर रखते थे, फ़र्क नहीं पड़ता था। इसमें इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे कंस्टिट्यूएंट्स है ना बेटा, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सपोजिटली अराउंड 30 मिनट्स, रिजल्ट में बहुत वेरिएशन आने लग गया था। मान लो आंसर 200 था, 150 आ रहा था, 140 आ रहा था, हमें लग रहा था बच्चों की पिपेटिंग ही बिगड़ गई। हमने खुद करके देखा, इंस्ट्रक्शंस देखे तो पता चला नो, द किट वॉज गेटिंग हीटेड अप, जिससे आंसर्स में एबेरेशन आने शुरू हो गए थे। उसमें लिखा भी होता था कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ना बेटा, दैट रेड एंड पिंक कलर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट स्टेबल फॉर 4 to 12 आवर्स, इट इज स्टेबल ओनली फॉर 60 मिनट्स, 1 घंटा। एंड प्रेफरेबली बेटा विद इन फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स एस्टिमेट कर लेना, ओके? वरना देयर कैन बी ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर आंसर्स, ओके? क्योंकि नए एनएमसी के करिकुलम के हिसाब से बेटा टीजी कराना पड़ता है, पुराने करिकुलम के हिसाब से टीजी भी नहीं होता था, तो उस दिन हमने पहली बार करवाया था। ये समझ आया? इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। जैसी सैंपल लो, 10 मिनट हो, साथ के साथ उसे एस्टिमेट करते चले जाओ। आफ्टर दैट व्हाट इज देयर? इसके बाद क्या आता है बेटा? कैलकुलेशन। क्या आता है? क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का? देखो सेमी ऑटो है तो वो तो खुद कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन अगर कोलोरीमीटर पे एस्टिमेट करना है तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है? क्या? जोर से बोलो। ओडी ऑफ टेस्ट इनटू, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये बेटा कोलोरीमीटर के लिए होता है। किसके लिए? कोलोरीमीटर के लिए। तो ये आप लिखेंगे कैलकुलेशन पार्ट में। आफ्टर दैट रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन, जो आपको वहाँ पे सेमी ऑटो मिलेगा वो ले लेना। फाइनली बेटा क्लिनिकल पार्ट आता है। क्या आता है? क्लिनिकल। अब किन कंडीशंस में बेटा इस ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ जाएगी, किन कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू घट जाएगी? सोचो, आपको एक ट्राइग्लिसराइड्स का ओवरव्यू मैंने दिया, जिसमें से एक बताया भी मैंने, डायबिटीज। क्या बताया? डायबिटीज। और सोचो बेटा किस किस और चीज में बेटा ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है? सोचो, बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है बेटा महिलाओं में, खास तौर पे डायबिटीज के साथ ये होता ही होता है। कौन सा? बोलो। हाइपोथायराइडिज्म। बेटा इसमें ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू घट जाती है। आप बायोकेमिस्ट्री छोड़िए, आप बेसिक कॉमन सेंस लगाइए। बेसिक कॉमन सेंस, कई बार पता है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस से काम हो जाता है। जैसे समवन फ्रॉम द बैक सेड की थायराइड, शी वाज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हाइपो में होगा, हाइपर में होगा, कैसे फर्क पता चलेगा? हाइपो का पेशेंट देखा बेटा कैसा होता है? मोटा होता है, फूल जाता है। तो जो फूलता है बेटा उसी के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा ना, तभी तो वो फूल रहा है। हाइपर का पेशेंट कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, एकदम सूख जाता है, एकदम सूख जाता है। यानी कि
डायबिटीज एंड हाइपोथायराइडिज्म, बेटा इसमें ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट इज किन किन कंडीशंस में बेटा ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू घट सकती है, सोचो। फर्स्ट वन इज ऑब्वियस हाइपरथायराइडिज्म। दूसरा, फिर से कॉमन सेंस लगाओ, कुछ मत सोचो, माल न्यूट्रिशन। अरे कुछ खाओगे ही नहीं तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा कहाँ बॉडी में। ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन का बेटा क्या था मेन, व्हेन देयर वाज एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन योर ब्लड, इट वाज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एज ट्राइग्लिसराइड। अब जाहिर सी बात है, जब भी आपको जैसे स्टारवेशन होता है या रिक्वायरमेंट होती है, दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड इट इज यूटिलाइज्ड। अब आप कुछ खाओगे ही नहीं तो बेटा ट्राइग्लिसराइड कहाँ से बनेगा, है ना। दैट्स व्हाई इन माल न्यूट्रिशन, इन हाइपरथायराइडिज्म, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस कंप्लीट्स विद योर क्लिनिकल पार्ट। इसका क्लिनिकल बहुत ईजी होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्लिनिकल बहुत ईजी होता है बेटा, टीजी का क्लिनिकल बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप 50 पैथोलॉजीज पहले ही पढ़ चुके होते हो। इवन आप इसमें पता है क्या लिख सकते हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी लिख सकते हो बढ़ने में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इवन दैट विल आल्सो वर्क, दैट्स आल्सो रीजनेबल क्लिनिकल। इसका क्लिनिकल बहुत ईजी होता है। क्लिनिकल टफ पता है किसका पड़ता है, दैट इज क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, उनका क्लिनिकल बहुत खतरनाक होता है। इट कैन बी कोरिलेटेड विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, थ्योरी तो है ही, ठीक है। तो आपका एम हो गया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया। आफ्टर दैट हाँ एक चीज़ याद रखना बेटा, द एस्टिमेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स ना, इट इज डन एट, इफ यू आर यूजिंग सेमी ऑटो एनालाइजर, द फिल्टर इज 505 नैनोमीटर। कितना? 505 नैनोमीटर। बेटा ये पिंक वाला जो होता है ना, ये 505 पे एस्टिमेट होता है, ओके, 505 नैनोमीटर। बट इफ यू आर यूजिंग कोलोरीमीटर, इट इज डन एट 520 नैनोमीटर। कितने पे? 520 नैनोमीटर, ठीक है। प्रोसीजर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, कैलकुलेशन हो गया, देन कैलकुलेशन पार्ट डन। रिजल्ट ऑब्जर्वेशन बेटा जो आपको मिले वहाँ पे लिख लेना, ठीक है, हो सके तो फोटो ही ले लेना। आफ्टर दैट क्लिनिकल पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, सिंपल है इसका क्लिनिकल, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई डाउट बेटा? हाँ जी, किसी का कोई डाउट? एनीवन? एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, क्लिनिकल, कैलकुलेशन, एनीथिंग? Oh हाँ, normal ranges बेटा, it is desirable that it should stay below, what should I say, there are two parameters. The normal range, it should be below 140. ज़्यादातर बेटा आजकल कहा जाता है 100 या उससे कम, 100 और below that, okay. Then the second classification is that it should be below 140. It should be below 140. Then 140 से 200 जो होता है ना, that is risk. That is moderate risk. That is moderate risk. और 200 से ज़्यादा it is not desirable. It is risk. Okay? लैब एडवांसेस इतनी तेजी से हो रहा है ना बेटा, हमारे लाइफस्टाइल इतना तेजी से बदल रहा है। Each and every year बेटा all these things are getting revised. कोई पता नहीं जब 5 साल बाद वापस पढ़ाएंगे तो ये टीजी की वैल्यू हो सकता है 80 तक आ जाए, and the borderline risk will start influencing like say 125. इससे पता क्या पता चलता है, हमारी टॉलरेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन घटती जा रही है। पहले हम 110 तक शुगर टॉलरेट कर लेते थे बेटा, अब वो घट के 60 से 100 हो गई है। जब आप किसी गायनी में केस देखेंगे ना बेटा, तो वहाँ पे सबसे पहला टेस्ट जो होता है दैट इज़ ब्लड शुगर। इसका शुगर चेक करो कितना है। सबसे ज़्यादा केस ही बेटा उनके बिगड़ते हैं अगर विमेन डायबिटिक है और आइदर शी हैज़ गॉट जेस्टेशनल डायबिटीज़।
ये केसेस सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, यू कैन प्रोसीड टू द लैब। Test complete করে, test to you can do to where you can